एक गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह जैसे तैसे लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह ईमानदार था। जहां और लकड़हारे लकड़ियों के बदले दुगने पैसे वसूलते थे, वहीं रामू अपनी मजदूरी मिला के ही पैसे कमाता था। अरे यार रामू, तुम इतने कम पैसे क्यों लेते हो? तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि आजकल महंगाई बढ़ गई है। इतने कम पैसों में घर चलाना मुश्किल होता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन सामान के बदले में 2 से 3 गुना पैसा लेना ये तो कहीं से भी सही नहीं है। ज्यादा पैसा लेना गलत है। मेरी मजदूरी और जितना मुनाफा मुझे चाहिए उतना पैसा मिलाकर मैं अपनी लकड़ियाँ बेच देता हूँ। मुझे उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। इतने में मेरा गुजारा चल जाता है। वो सब तो ठीक है रामू, लेकिन इस तरह से तुम बाकी सभी लकड़हारों से अपनी दुश्मनी मोल लोगे। इससे अच्छा ये है कि तुम भी औरों की तरह अपनी लकड़ियों का भाव बढ़ा दो। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं, चाहे जो भी हो, मैं गलत काम नहीं करूँगा। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं ईमानदार हूँ और अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। लेकिन रामू तुम्हें बस मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। मैं तो तुमको एक दोस्त होने के नाते समझा रहा था। आगे तुम्हारी मर्जी। बाद में ये न कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। शाम को मिलते हैं बाजार में। ठीक है। इतना कहकर दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। इस तरह से रामू का घर बार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि धीरे धीरे वह दूसरे व्यापारियों का दुश्मन बन रहा था। क्योंकि उसकी लकड़ियों की कीमत कम होती थी, इसलिए उसके पास ज्यादा ग्राहक आते थे। वह बाजार में जल्दी से आता और अपनी लकड़ियों को बेच देता। यह देखकर और लकड़हारे उससे जलने लगे। मुझे लगता है इस रामू का कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से तो हमारी लकड़ियाँ धरी की धरी रह जाएगी। वह कम दाम पर अपनी लकड़ियाँ बेच देता है, जिससे सारे ग्राहक उसके पास जाते हैं। अरे उसे ईमानदार बने रहना है तो बने रहे, लेकिन हमारा क्यों नुकसान करता है? हाँ यार, सही कहते हो। यह तो पूरी तरह से गलत है। आखिर वह भी हम सभी में से एक है, तो उसे भी ये नियम मानने होंगे। आखिर जब सभी व्यापारी लकड़ियों के दाम बढ़ाकर ले रहे हैं, तो उस अकेला को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करेगा तो उसे हमारी बिरादरी से बाहर निकाल देना ही उचित रहेगा। हाँ हाँ, सही कहते हो। ऐसा ही करना चाहिए, तभी उसको सबक सिखाया जा सकता है। वरना वो अपनी मनमानी करता रहेगा। इस महंगाई में घर चलाना मुश्किल होता है, इसलिए ही तो हम लकड़ियों के दाम बढ़ाते हैं। आखिर हम इतनी मेहनत जो करते हैं, तो हम क्यों न अपनी मनमानी से पैसे ले। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वह ईमानदार है। वह जैसे चाहे अपना माल बेच सकता है। उसे कम पैसे लेने हैं तो कम ही सही, हमें क्या। हाँ हाँ, तुम तो उसकी तरफदारी करोगे, तुम्हारा दोस्त जो ठहरा। साथियों, मैं तो कहता हूँ उसे हम लकड़ियाँ ही काटने नहीं देंगे। उसे जहाँ से लकड़ियाँ काटनी हो वह काटे, लेकिन अगर वो हमारे नियम नहीं मानेगा तो उसे यह दंड देना ही पड़ेगा। ना वो लकड़ियाँ काट पाएगा और ना बेच पाएगा। यह तो उचित नहीं है। वह लकड़ी अपनी मेहनत से काटता है। उसका हक है कि वह अपना सामान किसी भी कीमत पर बेचे। यह करना कहीं से भी सही नहीं होगा। तुम तो रहने ही दो भैया। हम सभी का यही निर्णय है कि उसे लकड़ियाँ नहीं काटने देंगे। उसे लकड़ियाँ जहाँ से भी काटनी हो काटे, पर गांव के आसपास के जंगल पर तो हम लोगों का अधिकार है। वहाँ तो हम लकड़ियाँ नहीं काटने देंगे। हाँ, अगर उसे काटनी हो तो वह उस गहरे तालाब के आसपास के पेड़ों से लकड़ियाँ काट सकता है। यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं? तालाब के पेड़ बहुत ही खतरनाक है। वहाँ आज तक कोई चढ़ा नहीं है। ऐसा करके तुम उसे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा? वह तो उसे पहले ही सोचना था। अब हम कुछ नहीं जानते। शायद ऐसा करने से उसकी अकल ठिकाने आ जाए। चलो भैया, चलते हैं। बहुत हुई बहस। यह श्यामू तो वैसे ही उसके पक्ष में ही बात करेगा। इतना कहकर सभी व्यापारी अपने घर की ओर चल देते हैं। उसी शाम श्यामू रामू के पास जाता है। रामू, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था
कि तुम मेरी बात मान जाओ और दूसरों की तरह लकड़ियों के भाव बढ़ा दो। तुम्हारे इस रवैये से और लकड़हारे तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। मैं तुम्हें अब भी कहता हूँ कि यह ईमानदारी छोड़ो और हम लोगों के साथ मिल जाओ। श्यामू, मैंने भी तुम्हें पहले कहा था और फिर से कहता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसे नहीं छोड़ सकता। ये मेरे नैतिकता के खिलाफ है। इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम भी मुझे समझाने में अपना समय व्यर्थ ना करो। मेरा देख रेख तो ऊपर वाला करेगा। आखिर मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब चलता हूँ। रात बहुत हो गई है। कल मिलते हैं लकड़ियाँ काटते समय। यह सारी बातें रामू की पत्नी सुन रही थी। जैसे श्यामू अपने घर की ओर निकला तो वह बोली, अजी, आप भी यूं ही जिद पकड़ कर बैठे हैं। क्यों नहीं आप और व्यापारियों से मिल जाते हैं? इससे हमें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और हमारा जीवन भी अच्छी तरह से चलेगा। मैं तो कहती हूँ आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और आप भी ज्यादा पैसे लीजिए। अरे भाग्यवान, तुम भी उन लोगों की तरह बात कर रही हो। इतने वर्षों में क्या तुम मुझे समझ नहीं पाई? कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। तुम जानती हो ना, ऐसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। जितना पैसा मैं कमाता हूँ उतने में हमारा घर चल जाता है, तो फिर मैं गलत तरीके से ज्यादा पैसा क्यों लूं? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको चोरी करने के लिए नहीं कह रही। अपनी मेहनत के बराबर फल अगर ना मिले वह भी तो गलत है ना। मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरा भगवान मुझे देख रहा है। अभी तक उसने हम सबका ख्याल रखा है और आगे भी रखेगा। अब बहुत देर हो गई है, तुम भी सो जाओ। मुझे कल सुबह लकड़ियाँ काटने जाना है। दूसरे दिन सुबह रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है। वह जैसे ही लकड़ियाँ काटने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दूसरे लकड़हारे उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रामू, तुम्हें हमारी बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। अब तुम्हें इस जंगल में लकड़ियाँ काटने की इजाजत नहीं। तुम अपनी मनमानी करते हो तो तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ तो हम तुम्हें लकड़ियाँ नहीं काटने देंगे। ये तो सरासर गलत है। मेरे परिवार का क्या होगा? तुम लोग भगवान से तो डरो, या तो कहीं से भी सही नहीं है। जंगल पर तो सबका अधिकार होता है। जो भी हो, लेकिन तुम यहाँ तो लकड़ियाँ नहीं काट सकते। हाँ, अगर तुम्हें बहुत शौक हो तो तुम उस गहरे तालाब के आसपास पेड़ पर चले जाओ और काट लो जितनी लकड़ियाँ काटनी हो। सभी लकड़हारे हंसते हैं। इस तरह से सभी लकड़हारे रामू को वहाँ से भगा देते हैं। रामू इतनी बेइज्जती के बाद अपने घर वापस चला जाता है। क्या हुआ? आप बहुत दुखी लग रहे हैं। आज लकड़ी भी काट कर नहीं लाए। सब ठीक तो है ना? उन लोगों ने मुझे लकड़ियाँ काटने से मना कर दिया और कहा कि मैं अब उनकी बिरादरी में भी नहीं हूँ। वे कहते हैं कि उस गहरे तालाब के आसपास वाले पेड़ पर जाकर लकड़ियाँ काटो। हे भगवान, आप कुछ भी हो जाए वहाँ तो मत जाइएगा। वह तालाब बहुत गहरा है। वहाँ के पेड़ पर लकड़ियाँ काटना बहुत ही खतरनाक है। आपको कुछ हो गया तो? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, यह समय भी गुजर जाएगा। तुम भगवान पे भरोसा रखो। मैं कल सुबह वहाँ जाऊँगा और सावधानी पूर्वक लकड़ी काट लूँगा। सब कुछ ठीक रहा तो रोज की तरह ढेर सारी लकड़ियाँ काट लाऊंगा। दूसरे दिन रामू सुबह उठकर उस गहरे तालाब की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर वह देखता है कि तालाब के चारों ओर खूब सारे पेड़ हैं, लेकिन उन पर चढ़ना और लकड़ियों को काटना बहुत ही खतरनाक है। अगर वहां से कुछ भी गिरा तो वह सीधा तालाब में जाकर गिरेगा। फिर भी रामू हिम्मत करके सावधानी पूर्वक एक पेड़ पर चढ़ जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। थोड़ी देर तक लकड़ियां काटने के बाद उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और तालाब में जाकर गिर जाती है। रामू पेड़ से नीचे उतर जाता है। वह वहीं बैठकर रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसी आपदा है। मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई। अब मैं कैसे अपनी लकड़ियाँ काटूंगा? मेरी मदद करो। मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दिला दो भगवान। हे भगवान। रामू बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है और रोता रहता है। तभी थोड़ी देर में तालाब में से एक देवी प्रकट होती है और कहती है, हे बालक, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? आप कौन हो? मैंने आपको पहले तो यहाँ नहीं देखा। मैं इस तालाब की देवी हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों रो रहे हो?
हाँ देवी, मैं आज यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था और मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुल्हाड़ी बिना तो मैं लकड़ियाँ काट नहीं सकता। मेरे परिवार का क्या होगा? तुम चिंता ना करो बालक, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। कृपया तुम रोना बंद करो। इतना कहकर देवी पानी में जाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और कहती है, बालक क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, या तो सोने की है, किसी और की होगी। मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। ध्यान से देखो, शायद यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं देवी नहीं, ये मेरी नहीं है। ठीक है, रुको, मैं फिर से देखती हूँ। इतना कहकर देवी फिर से तालाब में चली जाती है और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है और कहती है, यह देखो बालक, यह तो तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है, अब रोना बंद करो। नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ध्यान से देखो और पहचानो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। नहीं नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी, या तो चांदी की है। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आती हूँ। देवी इस बार तालाब में जाती है और लकड़ी की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आती है। रामू कुल्हाड़ी देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, बस यही मुझे दे दीजिए। यही है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ठीक है, यह लो। हे देवी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दी। मैं तो निराश हो चुका था। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनो रामू, तुम बहुत ही ईमानदार हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हुई। कृपया यह तीनों कुल्हाड़ी तुम ले लो। नहीं नहीं, ये दोनों कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लकड़ी की है जो मुझे मिल गई है। इन सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे यह नहीं चाहिए माँ। यह तुम्हारा इनाम है। तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें यह उपहार में दे रही हूँ और तुम इसे ले जाओ। तुम इसके हकदार हो। ठीक है देवी, आप जैसा ठीक समझो। इतना कहकर रामू तीनों कुल्हाड़ियों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर जाकर उसने यह पूरी कहानी अपनी पत्नी रीमा को सुनाई। रीमा अत्यंत प्रसन्न हुई। आप सच ही कहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मनुष्य को हमेशा सही काम करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। मैं तो पहले ही कहता था कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इस तरह रामू धनवान बन जाता है और अच्छे से अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने लगता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए और किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।